नमस्कार। हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना का लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। सीएम धामी ने डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर की है, रकम ट्रांसफर की है। सभी लाभार्थियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी गई हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। सीएम धामी ने डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना का लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। सीएम धामी ने डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के खाते में ये रकम ट्रांसफर की है। सभी लाभार्थियों को इसी के साथ नव वर्ष की शुभकामनाएं भी मुख्यमंत्री ने दी है। समाज कल्याण विभाग की पेंशन जो है वो लाभार्थियों के खाते में पहुंच चुकी है। डीबीटी के जरिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये रकम ट्रांसफर की है। सभी लाभार्थियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सीएम धामी ने डीबीटी के जरिए समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना का लाभार्थियों को लाभ दिया है। सीएम धामी ने डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। सभी लाभार्थियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सीएम धामी ने डीबीटी के जरिए लाभार्थियों को ये रकम उनके अकाउंट में पहुंचाई है। इसी के साथ नववर्ष की बधाइयां भी दी हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में सशस्त्र सीमा बल के योगदान के लिए प्राइड मोमेंट्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ साथ सैन्य भूमि भी है। खुद एक सैनिक पुत्र होने के नाते ये देखकर अत्यंत गौरव की अनुभूति होती है कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारे वीर सैनिकों को अत्याधुनिक सुविधाएं और सशक्त संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल पिछले 62 सालों से अदम्य साहस के साथ सीमाओं की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ लगातार निर्णायक कार्रवाई कर रहा है। आपात परिस्थितियों से लेकर समाज के हर संकट काल में भी राष्ट्र को जब जरूरत होती है, तब बीएसएफ अपने दायित्वों का उत्कृष्ट और प्रभावी निर्वहन करता है। मूवमेंट सम्मान समारोह के माध्यम से आप सभी वीर योद्धाओं से मिलने का भी और आपके सम्मान समारोह में भी सम्मिलित होने का अवसर मिला है। और जिस प्रकार से सीमा सुरक्षा बल पिछले 62 वर्षों से अदम्य साहस के साथ, वीरता के साथ और समर्पण के साथ आंतरिक सुरक्षा, संगठित अपराध, आतंकवाद, नक्सलवाद आदि के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करने के साथ साथ अन्य समय में भी जब समाज को, देश को आपकी आवश्यकता होती है, उस समय भी अपने दायित्वों का आप बहुत शानदार तरीके से, जहां कम वहां हम, इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए, चाहे वो आपदा का समय हो या कोई अन्य कठिन समय हो, आप उत्कृष्ट भूमिका निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे सशस्त्र सीमा बल के जवान खेलों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत का तिरंगा हर जगह शान से लहराने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अभी मुझे बताया गया कि ये छोलिया नृत्य जो यहाँ पर हो रहा था, वो सारे के सारे हमारे सशस्त्र सीमा बल के सारे जवान थे। तो जो स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय नागरिक, वहाँ के रहने वाले, सीमा के आसपास के गांव, उनके बीच में मामूली छोटी मोटी कई बार कुछ किसी न किसी मामले को लेकर कई बार थोड़ा सा, जैसे परिवार में बर्तन खटकते हैं, उस प्रकार की स्थिति भी पैदा होती है। और बहुत बार मुझे ऐसे में उनके बीच में जाकर वो समन्वय करने का भी अवसर मिला। तो इस नाते बहुत नजदीक से मैं जानता हूं, मैं अपने सशस्त्र सीमा बल के लोग जितने कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे, हिम से बहती हुई नदी प्रभावित हो रही है और उसके आसपास
सीमा सुरक्षा बल के लोग काम करते हैं, जंगलों में काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे बीहड़ जंगल हैं, रास्ते नहीं है, जहां अनेक प्रकार की चुनौतियां जीवन जीने के लिए होती हैं। वहां भी सीमा सुरक्षा बल के लोग, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के लोग अपना योगदान देते हैं। इसलिए मैं आप सभी के इस अतुल्य योगदान के लिए आप सबको सैल्यूट करता हूं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में बहुत विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। उन गांवों का विकास पहले गांव के रूप में हो, देश के वो पहले गांव के रूप में जाने जाए, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे ही राज्य के सीमांत क्षेत्र, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, उस भारत के अंतिम गांव से उद्घोष किया कि ये माणा, ये भारत का जिसको अंतिम गांव कहा जाता है, अब ये भारत का अंतिम गांव नहीं होगा, अब ये भारत का पहला गांव होगा। और इसके साथ साथ ऐसे सभी गांव जो सीमावर्ती क्षेत्र में हैं, वो सारे के सारे गांव भारत के पहले गांव होंगे। यानी कि उनका विकास पहले गांव की जो प्राथमिकताएं होती हैं उसको आधार मानकर किया जाएगा। और इसके लिए अब चाहे सड़कें हों, चाहे अन्य नेटवर्क हों, अन्य सुविधाएं हों, बहुत तेजी से उसका विकास किया जा रहा है, जिससे कि सीमांत क्षेत्रों में लोगों का आवागमन अच्छा हो और उनके लिए पर्यटन, व्यापार और सामरिक दृष्टि से भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी आज हमारे देश की सीमाओं को नई मजबूती मिली है इन गांवों के कारण। और आदरणीय मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इन सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया है, बहुत सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया है। और वो वहां पर दौरा ही नहीं करते हैं, बल्कि वहां के रहने वाले लोगों से संवाद भी करते हैं और हमारे सुरक्षा बलों के साथ भी संवाद करते हैं। उनकी समस्याएं, उनकी चुनौतियां, कठिन परिस्थितियां, उन सबको समझकर उसके समाधान के लिए भी निर्णायक कदम उठाते हैं। आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है और प्रत्येक परिवार से यहाँ कोई न कोई, किसी न किसी परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, देश की सीमाओं को, उनकी सुरक्षा में अपना योगदान कर रहा है। मैं भी स्वयं एक सैनिक का बेटा हूं और मुझे ये देखकर बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सेना को आज अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है। आज भारत न केवल रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि कई देशों को रक्षा के उपकरण भी और संसाधन भी निर्यात कर रहा है। एक समय हम सबको याद होगा कि जब देश के अंदर कोई भी युद्ध की स्थिति पैदा होती थी या हमें उपकरणों की आवश्यकता होती थी, तो हमें दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी रहती थी, हमें निर्भर रहना पड़ता था। छोटे छोटे रक्षा के उपकरण भी हमें निर्यात करने पड़ते थे। लेकिन आज समय बदल गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो अग्रणी देशों की सूची में है, जो रक्षा के उपकरणों की निर्यातक देशों की सूची है, उसमें टॉप देशों की सूची में हमारे देश का भी नाम आज शामिल हो गया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में लोगों का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज देहरादून में हजारों लोगों की भीड़ जुटी, जिन्होंने परेड ग्राउंड से सीएम आवास कूच किया। मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान ज्ञापन लेने पहुंचे मजिस्ट्रेट एसपी सिटी को प्रदर्शनकारियों ने लौटा दिया। सीएम आवास पर ज्ञापन चस्पा करने का निर्णय लिया गया। साथ ही 11 जनवरी को पूरे उत्तराखंड बंद का ऐलान किया गया है। आरोप है कि दोषियों के नाम सामने आने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रदेश भर में 1 हफ्ते तक मशाल जुलूस निकाले जाएंगे और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। देखिए, आज हमने तय कर दिया है। हमने कहा मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आइए, ज्ञापन लीजिए
हम जो डिमांड कर रहे हैं, जो वीआईपी जो लोग हैं उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए जिनके नाम सामने आए हैं, चाहे दुष्यंत कुमार गौतम हो, चाहे अजय कुमार हो, लेकिन आप उनको बचा रहे हैं। आज आप यहाँ पर नहीं आए, आपने किसी को यहाँ पर न मुख्य सचिव को भेजा, न किसी गृह सचिव को भेजा, जो हमारी डिमांड थी। हमने ये ज्ञापन आपके सिटी मजिस्ट्रेट को नहीं दिया है, हम यहाँ आपके घर के बाहर उस ज्ञापन को चस्पा करके जा रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं यहाँ से 11 जनवरी के दिन पूरा उत्तराखंड बंद होगा, हमने ऐलान कर दिया है। और इसके बाद पूरे प्रदेश भर में लोग मशाल जुलूस निकालने का कार्यक्रम करेंगे, 1 हफ्ते तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। हमारे लोग, हमारी महिलाएं, हमारे लोग चाहते हैं कि उस वीआईपी को सलाखों के पीछे भेजा जाए, तभी हम लोग शांत बैठेंगे। इससे हम चाहते हैं कि जो हमारा सम्मान है, स्वाभिमान है, वो तभी बचेगा जब हम अपने लोगों के न्याय के लड़ेंगे, अंकिता के लिए न्याय के लिए संघर्ष करेंगे। हमारी मातृशक्ति की आंखों में मैंने देखा है, वो गुस्से आज बड़ी तादाद में इसलिए लोग भी आए हैं, वो अपनी बेटी मानते हैं अंकिता वर्मा, वो जानते हैं उनकी बेटी के साथ भी ये हो सकता है कभी। आज हम खड़े हो रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए भी हो रहे हैं, अपनी बेटी अंकिता को न्याय देने के लिए भी खड़े हो रहे हैं। आज जो लोग आए हैं, कल लाखों की संख्या में भी ये लोग आएंगे, इसलिए आएंगे उन्हें अपने बच्चों की भविष्य की चिंता है, सुरक्षा की चिंता है। ये सरकार समझ ले कि आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी को भी आप, चाहे आपका कितना बड़ा कद्दावर नेता हो, आप उसको बचा लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। जब तक वो जो भी लोग हैं अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ के लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इस सरकार का पूरा चैन हराम कर देंगे। इस सरकार को अगली बार चुनाव जब होंगे, यही जनता सबक सिखाएगी, अगर वो वीआईपी जेल के अंदर नहीं गया तो। ये जो रणनीति आप लोगों ने बनाई है, संयुक्त रूप से बनी है, सभी लोगों के साथ बैठ के बनी है, जैसे आप लोगों ने आज संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया है। देखिए, आह्वान यहाँ पर विभिन्न संगठनों की ओर से किया गया है, तो संयुक्त रूप से यह आह्वान आज किया गया है और 11 तारीख का आह्वान हो गया है उत्तराखंड बंद करने का, और सभी लोग इसमें सामूहिक भूमिका निभाएंगे और मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक रूप से सफल रहेगा। हम तमाम व्यापारियों संगठनों से बात करेंगे, तमाम लोगों से बात करेंगे कि इसमें सहयोग करें, यह आवाज घर घर पहुंचाएं और ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक ले जाएं, ये आह्वान करेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है, जिसके चलते कई संगठनों ने सीएम आवास कूच किया है। इस दौरान बीजेपी सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए गए, तो वहीं लोगों ने अंकिता को न्याय दिलाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। भंडारी मामले को लेकर तमाम संगठन आज सड़कों पर है। आपको यहां पर दिखाना चाहेंगे कि तमाम संगठन ऐसे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, यूकेडी हो या फिर उत्तराखंड के तमाम संगठन हो, वो आज शामिल हुए हैं इस प्रदर्शन में और तमाम वो बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असली दोषी कौन है जो दिल्ली में मौन है, असली दोषी कौन है जो दिल्ली में मौन है, वीआईपी से यारी है, उत्तराखंड से गद्दारी है। इस तरह के जो बोर्ड है वो हाथों में लिए आज तमाम लोग जो हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि अंकिता को न्याय मिले। किस तरह की मांग आप लोग कर रहे हैं, क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांग सुप्रीम कोर्ट के जज से या सीबीआई से जांच होनी चाहिए। एक नया तथ्य सामने आया है कि उर्मिला सनवर को राठौर का लगातार, और वो सबूत के तौर पर सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। सरकार कह रही है कि आप वो सबूत दो, सबूत आपके सामने है, आप वीआईपी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास उनका विफल होगा। वीआईपी सामने होगा, वीआईपी सलाखों जेल के सलाखों के पीछे होगा, ये हमारा प्रण है। कौन कौन से दल आज क्योंकि बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ आप लोग मांग कर रहे हैं? आप पूछ रहे हैं कि वीआईपी कौन है, आप तख्ती लेकर के खड़े हैं, क्या मांग? देखिए ऐसा है ना, वीआईपी को छुपाने का काम सरकार कर रही है और हम न्याय की मांग कर रहे हैं कि जो वीआईपी कौन है उसको अंदर करो, न्याय दिलाओ। और ये देवभूमि उत्तराखंड को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, ऐसे साजिश वालों को अंदर होना चाहिए। हमारी मांग है कि हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है उत्तराखंड, इसको खतरे को नेस्तनाबूद करना चाहिए। और जो ऐसे संगठन आगे यहाँ पे हावी हो रहे हैं उनको हमें नेस्तनाबूद करना है, जमीन में मिलाना है। आने वाले चुनाव में भी हम उनको एहसास दिखा देंगे कि जिन्होंने अन्याय किया है वो धरती में मिला के रहेंगे। ये उत्तराखंड की पावर है, हम इस संस्कृति को, प्रकृति को जिंदा रखेंगे और पहाड़ में जो भी विनाशकारी गतिविधियां करेगा उसको जमीन में मिटा के रहेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं, तमाम लोग हैं जो कि ये मांग कर रहे हैं कि अंकिता को न्याय मिले, अंकिता को न्याय मिले, उसके लिए तमाम लोग आ रखे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मांग है आपकी? यही मांग है भाई, हम उसको न्याय देना चाहिए बस, और इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं। कहाँ से आए हैं? मैं मथुरा वाले से आ रखी हूँ। हम तो
अंकिता को न्याय लेने के लिए आए। हम ये कह रहे हैं जो भी अपराधी है, जो वीआईपी है, उसका उजागर करो ना कौन है। उर्मिला ने जब स्पष्ट उन्हें फेसबुक में बता दिया कि मेरे पास साक्ष्य हैं, तो क्यों नहीं बता रहे? अगर वो गलत है तो गलत का खंडन करो ना, क्यों नहीं कर रहे खंडन? मैडम क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि तमाम संगठन आज शामिल भी हुए इस रैली में, किस तरह की मांगे हैं, क्या कुछ कहें? ये बड़े दुख की बात है कि वीआईपी को बचाया गया है और बुलडोजर चलाने का काम मुख्यमंत्री के निर्देशों पे किया गया था। और अब जो नए ऑडियो आए हैं उसमें उर्मिला सनावर को सुरक्षा प्रदान करी जाए, उसे अननेसेसरी केसेस में उलझाया ना जाए। ज़रूरी है कि उन साक्ष्यों को सुरक्षित करके सीबीआई जांच कोर्ट मॉनिटर्ड वो तभी होगी जब कोर्ट आदेश देगा कि आप इस जांच को खोलें। तो कोर्ट में जाना पड़ेगा सरकार को, जो वो नहीं कर रही है। इसमें जांच हो, गट्टू को बाहर लाया जाए, अजय कुमार को बाहर लाया जाए, पूछताछ करके असली गुनहगार को सजा दी जाए, क्योंकि उत्तराखंड की बेटी किसी की हवस का शिकार बनाने के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मैडम, तमाम संगठन पहुंचे हुए हैं, किस तरह की मांग आप लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि वीआईपी पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं? देखिए, ये आज हमारा संयुक्त मार्च है। इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सारे दल, राजनीतिक दल, जितने विपक्षी दल हैं, वो सब इसमें सम्मिलित हैं। इसमें सारे सामाजिक संगठन सम्मिलित हैं, इसमें सिविल सोसाइटी के लोग सम्मिलित हैं। आज पूरा उत्तराखंड हल्ला बोल कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि चल क्या रहा प्रदेश में। आपकी बेटी की हत्या हो जाती है, आपके सरकार से संरक्षण मिलता है, बुलडोजर चलता है, आगजनी हो जाती है, साक्ष्य और सबूत मिटा दिए जाते हैं। और अब तो कमाल की बात हो गई, अब तो उर्मिला सनावर के खुलासे में पता चला है कि ये जो वीआईपी था वो आप ही की सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति था। तो इस वक्त तो कम से कम आपके बजरंग दल को, हिंदू वाहिनी को, दुर्गा वाहिनी को, सबको बाहर आ जाना चाहिए था। ये तो बहन बेटियों का सवाल है, लेकिन मुखिया कभी सुबोध दुनियाल को आगे कर रहे हैं, कभी एडिशनल एसपी को आगे कर रहे हैं, कभी दूसरे लोगों को आगे कर रहे हैं। आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी कुछ क्यों नहीं बोल रही? महिला एवं बाल विकास मंत्री कुछ क्यों नहीं बोल रही? सारी महिला नेत्रियां गांधारी बनी हुई है और मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर तमाम लोग जो है वो नारे भी लगा रहे हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि जो अंकिता के हत्यारे हैं उनको सजा होनी चाहिए, और किस तरह की मांग कर रहे हैं, तमाम लोगों से बातचीत करें। हम चाहते हैं कि अंकिता को न्याय देना है और उसके वीआईपी को उजागर करना है, और नहीं तो हम इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। और सब माएं आज रास्ते पे खड़ी हुई है। हम शर्मिंदा हैं। हम लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, किस तरह की मांग? शर्मिंदा है। देखिए, मांग क्या करनी, साफ साफ पता है अंकिता की हत्या क्यों हुई है। शौक में बलि तो नहीं चढ़ाई गई अंकिता की, कोई तो कारण था। ये सरकार 3 साल हो गए, आज तक क्यों नहीं बता रही क्यों मारी गई अंकिता? क्या कारण था उसको मारने का? पुलकित का फोन इस सरकार के पास, सारे सबूत इस सरकार के पास, लेकिन फिर भी बचा रही है उस वीआईपी को। आखिर ये वीआईपी है कौन? ये राक्षस है कौन जो उत्तराखंड की बेटियों का सौदा कर रहा है? और भाजपा जो आज यहाँ पे मूर्ख दर्शक बैठे हुए हैं, आज एक बेटी की अंकिता की बारी है, कल तुम्हारी भी बेटियों का सौदा किया जाएगा। अगर ऐसी चुप बैठे रहोगे तो, ऐसी चुप बैठे रहोगे, सबका नंबर आएगा। यही हम मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच हो और वीआईपी कौन है पकड़ा जाए, उसको मौत की सजा दी जाए। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम संगठन यहाँ पर आज शामिल हुए और तमाम सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो वीआईपी है वो कौन है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि तमाम पहलू, तमाम चीज़ें उसमें शामिल भी है और तमाम लोग इस तरह की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हज़ारों की संख्या में आज भीड़ों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया है। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल कर। जसपुर में नशे के खिलाफ अब क्षेत्र के युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। जसपुर सुभाष चौक पर क्षेत्र के युवाओं ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल और पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। इस संबंध में पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि जनता में आक्रोश है क्योंकि युवा पीढ़ी नशे की जद में आ रही है। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का संकल्प है कि देश और प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन भी सक्रिय है।
बहुत बड़ी संख्या में नशे के गर्भ में आती जा रही है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री धामी जी, उनका भी संकल्प है कि पूरे भारत को नशा मुक्त, जो हमारे NDPS के अंतर्गत जो भी ड्रग्स आती हैं उससे भारत को मुक्त बनाना है। उस पर लगातार प्रयास चल रहे हैं, प्रशासन भी सक्रिय है। उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में युवा हैं नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ हो, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर सिर्फ आते जाते रहेंगे जेलों में उससे काम नहीं चल रहा। अब ये मोहल्ले के लोगों ने शुरू करा, हम तो लगातार पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते रहे हैं कि भाई इनको रोका जाए। और मैंने जैसे कहा कि अगर स्थानीय नागरिक इसमें एक्टिव हो जाएंगे तो कोई वजह नहीं कि ये जो धंधा है वो रोका ना जा सके। हरिद्वार के रुड़की गंगा नहर कोतवाली क्षेत्र में दुर्गा चौक से बाजार की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने नेहरू स्टेडियम के पास अचानक नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद दुकान के बाहर खड़ी दो बाइकों की को रोकते हुए कार सीधा एक युवक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक हवा में उछलकर कई फीट दूर जा गिरा। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं लोगों ने नशे में धुत कार चालक को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में कार अनियंत्रित होकर गंग नहर में जा गिरी। हादसे में कार सवार मेरठ निवासी दो युवकों की डूबने से मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को नहर से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दो 2014 से वित्त वर्ष 2025-26 तक के लिए गंगा की साफ सफाई को लेकर 26,824 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें नमामि गंगे मिशन 2 भी शामिल है। उत्तराखंड सरकार भी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे हैं। उत्तरकाशी में शहर का सारा गंदा पानी नदी में गिर रहा है, लिहाजा लोगों में आक्रोश है। बहुत जरूरी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।